लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करके इसी चैनल पर डाला हुआ है। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर वहां देख लीजिए, क्योंकि अगर चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से आप समझ पाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव समझने में आसानी होगी, क्वेश्चन एंड आंसर को समझने में आसानी होगी, आपको समरी अच्छी तरीक़ा से लिख पाएंगे। आज हम लोग जो बिहार बोर्ड सेकेंड ईयर का हिंदी बुक है जिसका नाम है दिगंत भाग 2, इसका हम लोग गद्य का पहला पार्ट जो बातचीत है उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि लेखक से बहुत से क्वेश्चन, लेखक परिचय से बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है जो बोर्ड के द्वारा अधिकतर कई बार पूछा जाता है। जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई थी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को और 20 जुलाई 1914 को उनका निधन हो गया था। तो दो क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिएगा, दो क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अधिकतर जो लेखक है भारत के वो दो राज्यों से आते हैं, या तो उत्तर प्रदेश हैं या बिहार से हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो अधिकतर लेखक भारत के दो ही राज्य से हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश से। तो इनका जन्म, बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके अगर बात करें माता का नाम, तो माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक क्या थे? व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे एक व्यापारी थे और माता एक बहुत ही अच्छी गृहिणी थी जो बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ाई की जिज्ञासा को बढ़ाने का काम की। ये प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में संस्कृत का अध्ययन किए। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास किए। कब पास किए थे? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से किसकी परीक्षा पास किए थे? एंट्रेंस का। कौन? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट कौन है? बातचीत के लेखक हैं और बातचीत ललित निबंध है। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ आता है कि बातचीत क्या है, तो बातचीत ललित निबंध है। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का भी कार्य किए। कब से? 1869 से लेकर के 1875 तक। सारी चीज़ों को हम लोग हिंदी में करेंगे क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल से संस्कृत का अध्यापन किए। कब? 1885 से। कहाँ? CAV स्कूल। 1888 में प्रयाग की कास्त पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। कब? 1888 में। किस कॉलेज में? कास्त पाठशाला इंटर कॉलेज में। किंतु उग्र स्वभाव के कारण, उग्र का मतलब होता है गुस्सा, गुस्सैल स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर है। उसके बाद लिखनी को ही अपना जीवन का आधार बना लिया और उग्र स्वभाव के कारण इनको टीचर का नौकरी छोड़ना पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से, किसकी ओर से? हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। 1887 में हिंदी प्रदीप, लिख लीजिएगा बढ़िया से, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितना वर्षों तक किया? 33 वर्षों तक इस जो प्रदीप्त नामक पत्रिका था, हिंदी प्रदीप्त नामक जो पत्रिका था, इसको चलाते रहे 33 वर्षों तक। इससे नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते थे। किस किस विषय पर? सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषय पर निबंध लिखने का काम करते थे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की, यानी कि आलोचक का भी काम किए। और किसका आलोचना किए थे? संयोगिता स्वयंवर। और संयोगिता स्वयंवर किसके द्वारा लिखा गया था? लाला श्रीनिवास, आलोचना उसका किए थे। आलोचक का भी काफ़ी अच्छा भूमिका होता है हमारे समाज में। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के पर अलग हो गए। यानी कि इनका स्वभाव गुस्सैल था, जिसकी वजह से दो जगह से इनको काम छोड़ना पड़ा। अगर बात करें उपन्यास का, तो उपन्यास लिखे हैं रहस्य कथा, नूतन, ब्रह्मचारी,
100 अजान एक सुजान, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 100 अजान एक सुजान किसके द्वारा लिखा गया है? तो 100 अजान एक सुजान किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी बड़ी, सद्भाव का अभाव, इस तरह से इनका लिखा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास है। नाटक में लिखे हैं पद्मावती, किराता, गुंजनीय, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमवंती या दमवंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पति पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर शुंग की एक नकल, बृहन्नाला, इंग्लडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष और काली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि इनका लिखा हुआ नाटक है। यानी कि बहुत ज़्यादा नाटक लिए हैं। जितने नाटक हैं आप लोग बुक से देख लीजिएगा और माइंड में नोट रखिएगा, क्योंकि आता है दे देगा नाटक का नाम किसके द्वारा लिखा गया है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल कर आता है। प्रहसन भी लिखे हैं। प्रहसन समझते हैं कॉमेडी, छोटा छोटा नाटक, हंसाने वाली चीज़ें होती है प्रहसन कॉमेडी। जैसा काम वैसा प्रणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन आदि इनका लिखा हुआ प्रहसन है, नाटक है। निबंध भी लिखे हैं 1000 के आसपास निबंध, 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि बहुत ज़्यादा निबंध ऐसे लिखने का काम किए हैं और 1000 से ज़्यादा इनका लिखा हुआ निबंध है, ऐसे है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुआ। यानी कि भट्ट निबंधमाला करके इनका जो किताब है 2 संग्रह में प्रकाशित हुआ, जिसमें 1000 से अधिकतर लेख लिखा हुआ है। तो ये राइटर के बारे में था और राइटर से निकल करके बहुत सा ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसको आप लोग माइंड में नोट करिएगा। और बाकी कुछ चीज़ है जिसको आप लोग बुक में एक बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इनके बारे में विशेष जानकारी जैसे ये सब दिया हुआ है इसे कर लीजिएगा, इनके बारे में विशेष जानकारी मिल जाएगा। अब हम लोग सीधे बातचीत निबंध को पढ़ने का काम करेंगे। यहाँ से आपका शुरू होता है बातचीत। लेखक परिचय के बारे में थोड़ा सा इसलिए हम बताएं क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, जिसमें जन्म पूछता है, मृत्यु पूछता है, कहाँ से इनका शिक्षा हुआ, उनका कौन कौन महत्वपूर्ण कार्य रहा, कहाँ कहाँ काम किए, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आता है। तो बातचीत जो है एक ललित निबंध है। इसमें जो अलग अलग लोग होते हैं हमारे समाज में वो किस प्रकार बात करते हैं, 2 बुजुर्ग किस प्रकार बात करते हैं, 2 युवा किस प्रकार बात करते हैं, 2 सहेलियां किस प्रकार बात करती है, 2 नवयुवक किस प्रकार बात करते हैं, सभी लोगों का बात करने का तरीका को इसमें बताया गया है। और उसमें बताया है कि कहाँ के लोगों का बातचीत करने का जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है सबसे अच्छा है। और इसमें बताया है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है। तो इस चैप्टर आपको काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि बातचीत के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए हम लोगों को ईश्वर ने बहुत सा शक्ति दिया है, ऐसा हम नहीं इस चैप्टर में दिया हुआ है। इस चैप्टर का थोड़ा सा हम समरी बता रहे हैं ताकि इस चैप्टर के प्रति आपका रुझान बढ़ जाए। देखिए ईश्वर हमको कई प्रकार की शक्ति दी हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो ईश्वर का दिया हुआ एक शक्ति है, और देख रहे हैं चीज़ों को, आँख ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है, कान जिससे हम चीज़ों को सुन पाते हैं वो ईश्वर का दिया हुआ एक क्या है, शक्ति है। उसी तरह से वाक शक्ति यानी बोलने का शक्ति भी एक ईश्वर के द्वारा दिया गया है। लेकिन हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कब कहाँ कौन सी चीज़ों को बोलना है और कहाँ कौन सी चीज़ों को नहीं बोलना है। तो बाकी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में हम कवर करने का प्रयास करेंगे और अगर इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा होने लगेगा तो इस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ देंगे। तो चलते हैं बातचीत। यह बातचीत क्या है, ललित निबंध है। बातचीत क्या है, ललित निबंध है। तो कह रहा है इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उसमें वाक शक्ति भी एक है। कह रहे हैं कि हम सभी स्वीकार करेंगे कि ईश्वर ने हमें कई प्रकार की शक्ति दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बोल रहे हैं कि सभी शक्ति हमारे पास होती, जैसे हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, चल पाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते तो कैसा समाज होता है, कैसी दुनिया होती। सभी लोग एक दूसरे के आसपास बैठे होते या कहीं कोने में एकांत बैठे होते और क्या होता, सारी चीज़ें क्लियर होगी। जो हम लोग बोल करके अपना सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं वह नहीं कर पाते हैं।
सब लोग लुंज पुंज का मतलब होता है बहुत ढीला ढाला, कोई उनमें उत्साह नहीं होता। लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों को द्वारा करते हैं उसे अवाक यानी कि गूंगी होने के कारण आपस में एक दूसरे से कह सुन न सकते। यानी कि जो हम सुख दुख का बोल करके एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, अनुभव करते हैं, उस सुख दुख को अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस वाक शक्ति ने अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। इस वाक शक्ति में स्पीच में कहते हैं भाषण, और वक्तृता जो होता है बोलने की शक्ति, दोनों है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है। दोनों अलग है, बातचीत अलग है और स्पीच अलग है। दोनों कैसे अलग है इसी में आपको जानने को मिलेगा। बातचीत में वक्ता यानी बोलने वाला, स्पीकर को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। जो बातचीत होता है उसमें बोलने वाले को नाज नखरा का मौका नहीं दिया जाता है। जैसे बोलता है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, तो इस तरह का बातचीत में नहीं होता है। वो किस में होता है? स्पीच में होता है। एक लोग स्टेज पर चढ़ जाते हैं, किसी मुद्दा पर बोलना शुरू कर देते हैं और घंटों बोलते रहते हैं। सामने जो बैठे लोग होते हैं उनकी बातों को सुनते रहते हैं। लेकिन बातचीत में क्या होता है? कुछ हम कहते हैं और कुछ सुनते हैं, कुछ अपने सुनाते हैं और कुछ दूसरों की सुनते हैं। किसमें? बातचीत में। वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट यानी पैदान पर जो खड़ा हुआ, और पुण्यवाहन यानी कि जो बोलने से पहले जो अच्छा चीज होता है पुण्यवाहन, या नांदी पाठ का अर्थ होता है पूजा पाठ। भांति घड़ियों तक सहवान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति कर करावे, तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ हो। कह रहा है कि बातचीत जो है वह स्पीच दोनों अलग अलग है। स्पीच में कोई एक स्टेज पर चढ़ जाता है, उसके सामने माइक लगी होती है और अपना शुरुआत करता है। नंदी पाठ मतलब अच्छी लाइन, और लेडीज एंड जेंटलमैन भी उसमें बोलता है, कई तरह की चीज़ें बोलती है। तब जाकर के उसका क्या उद्देश्य है, किस मुद्दा पर वो बोलने जा रहा है वो होता है। लेकिन बातचीत में क्या होता है? हम बोल रहे हैं और अगला सुन रहा है, बस चल रही है राम कथा। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता को महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनियों से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करल ध्वनि अवश्य हो। यानी कि जो स्पीच होता है उसमें बोलने वाले को कुछ ऐसा बोलना पड़ता है जिससे सामने वाले लोग सुन करके वाहवाही करे, तालियां बजाए। ये किसमें? वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें उसमें न करल ध्वनि और न का मौका, न लोगों को कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। कह रही कि जो हमारी बातचीत होती है वह एक घरेलू ढंग है जिसमें करल ध्वनि यानी कि गुस्सा, करल ध्वनि और कहावे की कोई बात नहीं रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, संलाप का अर्थ बातचीत होता है। दो आदमी बैठ गए, हम प्रेम पूर्वक बात करना शुरू कर दिए, कोई चुटीली बात आ गई मतलब हंसने वाला बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। मतलब कि बातचीत लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा उठ मुस्कुरा गिरा, तो वही पूरा क्या है? हंसने की पूरा अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोर और उत्साह पैदा कर देना होता है। जो स्पीच होता है उस स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? जो सुन रहा है उसके अंदर जोश और उत्साह पैदा कर दे। स्पीच का क्या उद्देश्य होता है? ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है। किसका? स्पीच का, भाषण का मुख्य उद्देश्य। वहीं घरेलू बातचीत क्या है? घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। बातचीत क्या है? एक मन रमाने का, मन रमाना मतलब मन बहलाने का, मन लगाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। कह रहा है कि इंसान को जिस तरह से खाना पीना चलना ये सब क्या है? जरूरी है, उसी तरह से बातचीत करना भी क्या है? जरूरी है। अब देखेंगे कि कोई व्यक्ति नहीं बोलता, अपने आप में मगन रहता है, तो क्या होता है? धीरे धीरे वो पागल बन जाता है। इसलिए बोलना भी बहुत जरूरी है। जो कुछ मवाद या धुआं, मवाद मतलब मन में किसी तरह का दुख जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल जाता है। यानी हमारे मन में किसी तरह का दुख पीड़ा होती है और किसी अपने से वह बात
किसी अपने व्यक्ति से उस दुख दर्द को बताते हैं तो क्या होता है, हमारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। वहीं पर कह रहे हैं चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। अगर हम कोई दुख है हमारे अंदर और किसी को अपना दुख कहते हैं तो उससे थोड़ा सा मन हमारा क्या होता है, हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरी दुखों को सुन रहा है, भले ही उसको कोई असर नहीं पड़े। और अपना दुख किसी से कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना दुख किसी से कहिएगा ना तो सामने वाले को कोई मकसद नहीं होता है, कुछ लोग सुनेगा, बाद बाकी आपका बाद में मजाक ही उड़ाएगा। इसलिए अपनी दुखों को खुद अपने अंदर रखिए। लेकिन कोई होता है वैसे प्रिय जिसको बात करके बहुत अच्छा लगता है, उसको कह सकते हैं, बाद बाकी पूरी दुनिया को अपनी दुख ढोल पीट कर बताने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। बातचीत का क्या होता है, खास तरह का मज़ा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वह उसके पीछे खाना पीना छोड़ देता है। जिसको बात करने का लत लग गया ना, उसके पीछे खाना पीना भी छोड़ दिया। अरे आ लीजिए, खाना लग गया है, आ जाइए खाना खा लीजिए, अरे रुको ना आते हैं, मतलब खाना पीना भी अपना छोड़ देगा और बातचीत में मगन रहेगा। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो बातचीत के बड़ी अपनी बातचीत के कारण अपना बड़ा से बड़ा काम को खर्च कर लेंगे, खो देंगे, लेकिन बातचीत का मज़ा नहीं खोएंगे। देखें ना, जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है फ़ोन पर, वो घंटों लगे रहते हैं, न खाएंगे न पिएंगे, हूँ करते रहते हैं। तो बेकार चीज़ है, वैसा बातचीत नहीं। जहाँ पे लोग बैठ कर आपस में बात कर रहे हो, वहाँ तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ मत बोलो, बस तुम जो सांस ले रहे हो ना, उस सांस को हम सुन रहे हैं। वो बातचीत का एक अलग ही मज़ा है। क्या मज़ा है वो जाने। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। एक आदमी है, कौन, रॉबिन्सन क्रूसो। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या, गूगल कर लीजिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो। और 16 वर्ष तक इंसान का चेहरा नहीं देख पाए थे। कहाँ रहे थे भाई, तो कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहे। 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से क्या सुने, बात सुने। 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का चेहरा देखने को सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि किसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तो वह थे रॉबिन्सन क्रूसो। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय आगे है, वो जो बोला था जंगली बोली में कहा था, लेकिन फिर भी रॉबिन्सन क्रूसो को वह जंगली बोली में ही कुछ कहा था, लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर आदमी का चोला पाया हो। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा लगा कि फिर से हम इंसान का चोला पाए हैं, यानी कि इंसान बनने गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति कहाँ तक लुभा लेने की ताकत होती है। सच बात है जी, मनुष्य की बोली में वो ताकत होता है कि किसी को आप लुभा सकते हैं या किसी को अपने से दूर कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप सामने वाले के ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं। जिससे केवल पत्र व्यवहार, चिट्ठी पत्री, कभी कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। सच है भाई, जो चिट्ठी पत्री के जरिए बात कर रहा है उसको मन में कितनी लालसा होती है कि कभी पास पास बैठते हैं और बैठ करके उसकी बातों को सुनते, अपनी कुछ सुनाते, कितनी लालसा होती होगी। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना, उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए आपके अंदर कितना गुण है और आपके अंदर कितना दोष है। आप खूब बढ़िया से सूट बूट पहने हुए हैं और आपको कुछ नहीं आता है, जैसे ही कहीं जाइएगा ना, अब मुंह आप फक से खोलिएगा, सारा चीज़ पता चल जाएगा कि अरे तो ऐसा है। तो इसलिए बोलने की जो होती है बातचीत में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसको हमको समझना होगा हम सभी को। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसका कथन है, आता है ऑब्जेक्टिव में, बेन जॉनसन का कथन है। बोलने से ही मनुष्य का असली साक्षात्कार होता है। किसका कथन है, बेन जॉनसन का कथन है। बहुत ही उचित जान पड़ता है।
इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा समझ ली न जाए। यानी कि बातचीत करना कितने लोगों से शुरू होता है? 2 लोगों से, और बहुत लोगों तक हो सकता है। 2 के बीच में कैसा बातचीत होता है, 3 के बीच में कैसा बातचीत होता है, 4 के बीच या उससे अधिक लोगों के बीच में कैसा बातचीत होता है, ये सारी चीज़ों को आपको जानने का मौका इसमें मिलेगा। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर यह है, क्योंकि इसमें बोलने की शक्ति के बारे में और क्या इसका बोलने का शक्ति है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ। एडिसन का मत है, मत यानी विचार है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। किसका मत है? एडिसन का मत है। तो आता है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। किसका मत है? तो याद रखिएगा, एडिसन का। और मनुष्य के रूप बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन का कथन है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना एक दूसरे के सामने खोलते हैं, क्योंकि असल बातचीत का जो मज़ा है 2 लोगों के बीच है। क्योंकि जब 2 लोग आपस में मिलते हैं तभी अपना दिल खोलते हैं। दिल खोलने का मतलब अपने दिल की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, नहीं तो बस ऐसे ही राम रमोगल। 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। जब 3 लोग हो गए तो जो 2 लोग बात कर रहे थे वो कहाँ बात चली गई? कोसों दूर तक। आप उससे कहें, कोई उससे कहा, यानी कि बात फैलने में देर नहीं लगता है। कहा भी कि 6 कानों में पड़ी बात, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कान यानी 3, 2 कान, 2 दूतिया 6, 6 कान में पड़ी बात खुल जाती है। अरे भैया कोई कूद बात है ना, तो उसको किसी से कहिए ही मत, कहने की क्या ज़रूरत है। अगर 2 कभी कहिएगा तो हो सकता है जो किसी और से कह दे, इसलिए अपना रहस्य को कभी किसी के सामने खोलना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ बात कितनी हो रही है? 6 कानों की। 6 कान यानी 3 लोग। दूसरे यह कि तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे उससे नीच दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निकट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। 2 लोग बात कर रहे हैं, वहाँ तीसरा आता है तो क्या करते हैं लोग? बात को तोड़ मरोड़ देते हैं या फिर अपना दिल की बात करेंगे ही नहीं। इसलिए अगर 2 लोग बात भी कर रहे हो तो वहाँ पे तो खैर जाना नहीं चाहिए, और अगर पहुँच गए हैं तो फिर सुनिए क्या बात कर रहे हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास सटा के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास पास बैठे हों और एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने की कौन कहें, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। कह रहा है कि 2 बर्तन है, एक गर्म दूध है और ठंडा पानी है, दोनों को हम सटा कर रख दिए तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, दूध ठंडा होने लगता है। उसी तरह से 2 व्यक्ति पास पास बैठे हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, नहीं दूसरे को देख रहे हैं, फिर भी एक दूसरे का असर एक दूसरे पर पड़ने लगता है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन स्वीकार करेगा। यानी कि बातचीत करने का बहुत असर जाता है। इसलिए कहा जाता है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। अच्छा दोस्त बनाइए, अच्छा सर्किल बनाइए और अच्छी अच्छी बातें करिए। और अपना दोस्त बहुत ही सोच समझ कर बनाना चाहिए, क्योंकि किससे आप बात कर रहे हैं, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अभी कितना लोगों के साथ देखे थे? 2 लोग। अब कितने लोगों के साथ देखेंगे? 3 लोग। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण को 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेकतलूपी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें न होंगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य से सनी हुई होगी। यानी कि जब 4 हुए तो अच्छा तरीका से बात नहीं होगा। असल बातचीत कितने में होगा? 2 व्यक्तियों में होगा। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोगल कहलाएगी, बस ऐसे ही हालचाल के लिए। उसे हम संलाप नहीं कर सकते, उसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। 4 से अधिक लोग हुए, क्योंकि बात नहीं वह बतक्कड़ होगा। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। इसमें देखिए अलग अलग यहाँ से लोगों का कहेंगे कि बूढ़े लोगों का क्या बातचीत करते हैं, जवान लोग क्या करते हैं। तो कह रहा 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करेंगे जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। जो बुजुर्ग होंगे वो बहुत पुराने समय की बात करेंगे जिसमें सच्चाई कम और झूठ
ज़्यादा होगा। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज, प्रदेश और पुराने समय के रीति रिवाज का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। तो जो बुजुर्ग लोग होंगे वो जमाने भर की शिकायत करेंगे, नौजवानों की शिकायत करेंगे और अंग्रेजी जमाने की बात करेंगे, बहुत पुरानी बात करेंगे जिसमें सच कम और झूठ ज़्यादा होगा। पढ़े लिखे के लिए तो शेक्सपियर कवि थे, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करते हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी जिगरे दोस्त अड़खन की चर्चा छेड़ेंगे। जब हम दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिनको ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग लड़ा हो, मतलब भाग मिला हो। जो दो सहेलियां होती हैं उनकी बातचीत में काफ़ी रस होता है। दो बुजुर्ग महिलाएं, दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा करेंगे, यानी कि अपने बेटा पुतों का क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। या वे बिरादने की कोई ऐसी रस्म रस्सा छेड़ेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत लड़ने लगेगी। यानी कि दो बुढ़िया ऐसी कोई दास्तान छोड़ेंगी कि आपस में लड़ना शुरू कर देंगी। और सच है, ऐसा हम देखे हैं, अब भी देखे होंगे, गांव वगैरह में ऐसा ही होता है। लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह काटेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। यानी कि अगर बच्चे हुए तो अपनी खिलाड़ियों की बातचीत करेंगे। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ की अपने सहपाठियों में किसी से गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। यानी कि जो दो लड़के होते हैं, क्लास के जो सहपाठी होते हैं, उनका गिला शिकवा बात करेंगे। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। अगर कोई लड़का पढ़ने में तेज है तो अपने सामने किसी को नहीं गिनेगा। और सुस्त या बोधा, मतलब कि सुस्त टाइप का हुआ, कमज़ोर हुआ तो दबी बिल्ली का स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। अगर कोई कमज़ोर है पढ़ने में तो उसका स्कूल घर के जितने दोस्त हैं उसके सब क्या हैं, गुरु हैं, और कोई उसको सलाह देता ही रहेगा। इसके अलावा बातचीत का भी और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम प्रलाप इत्यादि। हमारे देश में शिक्षित लोगों में बतकही होती है। हमारे जो देश के जो अशिक्षित लोग होते हैं वो बात नहीं क्या करते हैं, बतकही करते हैं, और बतकही करते करते झगड़ना भी शुरू कर देते हैं। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंधों की कुछ बातचीत करते हैं, जिसको हम लोग अगुआ कहते हैं। या तो एक लड़की तरफ से आएगा और एक लड़के तरफ से आएगा। उस दिन से बिरादरी वालों की जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। यानी कि इसका बेटा का उसकी बेटी के साथ विवाह हो गया। ये भी क्या है, एक बातचीत का ही तो जरिया है। बातचीत के जरिए पहुंचाया जाता है एक दूसरे तक। चंडू खाने की बातचीत भी निराली है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। बात के बहुत से ढंग है, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे दे रहे हैं। यूरोप के लोगों में बात करने की हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ तक बढ़ा कि स्पीच और लेख दोनों ही से नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ेंगे कि जिन्हें सुख कान को अत्यंत सुख मिलेगा। यानी कि यूरोप के लोगों को बात करने की अच्छा कला है। वैसे भारतीयों लोग भी बात करने में कम नहीं है। बैठ जाइए जहाँ तक ताश खेला जाता है। सुहृद गोष्ठी, सृद गोष्ठी इसी का नाम है। सृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों में बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक सुपंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। यानी कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का बहुत अच्छा जरिया है। इतना चतुराई के साथ बात करते हैं कि जिसे सुन करके कानों को बहुत अच्छा लगे। मुर्गा और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के सामने उनकी नीरस काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद प्रस्त करने के बाद संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुत त्याग के साथ आपको मिलेगा। यानी कि जो मूर्ख लोग बात करते हैं, घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। यानी कि अगर हम बातचीत करें तो किस मुद्दा पर बात करना है, किस उद्देश्य पर बात करना है, कैसा बातचीत करना है, ये होना चाहिए। नहीं कि बस
बोले जा रहे हैं और अगला को सुन भी नहीं रहे हैं। तो बातचीत में ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ फ़ायदा निकले, ये नहीं कि बेमतलब की बेकार की बातें कर रहे हैं। बोलने आ रहा है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बोलते जाइए, आपके पास बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, अच्छी चीज़ें, जिससे सामने वाले को फ़ायदा हो, हमारे समाज को फ़ायदा हो। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले तो 4 दिल्ली दोस्तों के बीच बातचीत से शुरू हुआ है। जितना बड़ा बड़ा कल कारखाना है किससे शुरू होगा? 2-4 लोग आपस में बैठ करके प्लानिंग किया होगा, उसके लिए कहीं से फाइनेंस इकट्ठा किया होगा और धीरे धीरे प्लांट लग गया। तो बातचीत में एक मुद्दा होना चाहिए, किस मुद्दा पर बात कर रहे हैं, ये नहीं कि बेमतलब कि बके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात किसी टॉपिक पर होना चाहिए जिस देश के भला के लिए हो, आपको भला के लिए हो। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों को उससे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। यानी कि बातचीत ऐसा करिए कि उससे कुछ फ़ायदा हो। कह रहे हैं कि जितने जितने बड़े बड़े जो कल कारखाने हैं, जो उद्योग हैं, कैसे लगे होंगे? पहले जो 2-4 दोस्त आपस में इस पर प्लानिंग किए होंगे, फिर उसको खड़ा किए और उससे लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है, हजारों लोगों की उसमें काम लगी हुई है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ सरगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदर्शी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, और इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ जाती है। कह रहे हैं कि 25 से नीचे वालों में उतना अनुभव नहीं होता है, लेकिन उनकी बातों में एक अलग मिठास होती है। और 25 से ऊपर वाले जो बात करते हैं, 25 साल के जो ऊपर वाले बात करते हैं, उनमें एक अनुभव होता है जो जीवन से उनको मिला होता है। और कभी कभी तो कोई वैसा होता है कि बूढ़े हो जाते हैं फिर भी उसको जीवन में कोई अनुभव नहीं मिलता है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ तक जो भी बातचीत किया गया है उसके लिए किसी को होना जरूरी है, लेकिन असल बातचीत क्या है, बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, अब आपको मिलने वाला है। ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है क्योंकि इसमें कैसे बात करना है इसके बारे में हम लोग को बताया गया है, और किस प्रकार लोग बात करते हैं ये भी इसमें लिखा हुआ है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। यानी कि अभी तक जो बताया गया है उस बातचीत में क्या चाहिए? 2 मनुष्यों का, 2 व्यक्तियों का, 2 लोगों का होना जरूरी है, तभी तो बात होगा। और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर उसके कृतार्थ करें। अरे तभी है, या तो हमारे घर कोई आए या हम ही उसके जाकर के कृतार्थ करें, उसके घर जाएं। क्योंकि बातचीत करने के लिए यहाँ तक 2 लोग चाहिए। तो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है अब आपको जानने को मिलेगा। सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, यानी कि विचार विभेद होते देर नहीं लगती। क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे और उनकी पूरी दिलजोई यानी कि खातिरदारी न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि। अगर हम उन्हीं के यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना अनादर है। यानी कि अगर कोई आपको बुला नहीं रहा है तो किसी के घर नहीं जाना चाहिए, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया तो मानो एक दूसरे का प्रकार का नया घाव। किसी घर गए और हमको पूरी तरह से सेवादारी नहीं हुआ तो एक नया तरह का घाव दिल में उत्पन्न हो जाए। वह शक्ति अपने अंदर पैदा करें कि अपने आप से बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह परम पंचात्मक है, संसार का एक बड़ा भारी आईना जिसमें वैसी चाहो वैसी सूरत देखना कोई दुर्घट बात नहीं है। यानी कि अपने मन से बात करना चाहिए। बात करने का सबसे उत्तम तरीका है अपने आप से बात करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप जो बात करते हैं उसका उद्देश्य क्या हो, आपके विकास पर हो। कब मुझे उठना है, कब मुझे बैठना है, कहाँ मुझे जाना है, कब मुझे क्या करना है, ठीक है, दिन भर में कितनी काम करनी है, कौन से काम छूट गया है। और जब काम पूरा हो जाए तो अपने आप से क्या देना चाहिए, अपने आप को तारीफ करना चाहिए कि नहीं जो हम प्लान बनाए थे उसमें क्या हो गए, सक्सेस हो गए। तो यहाँ कह रहे हैं कि बात करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, अपने आप से बात करना। क्योंकि बातचीत करने के लिए 2 लोग चाहिए, और हो सकता है कि 2 लोग बात करते करते कभी झगड़ा भी कर लेते हैं। बात करने का उत्तम तरीका बताए हैं जिसमें कहें कि हमें अपने आप से बात करना चाहिए, और हम लोग को ऐसा अपने आप से बात करना चाहिए जिससे हमारा फ़ायदा हो, समाज का फ़ायदा हो, लोगों का भला हो। क्योंकि अगर हम अपने आप से बात करेंगे तो बातचीत करने के लिए कोई और व्यक्ति नहीं चाहिए, और कब हम गलत किए कब हम सही किए इसका भी ज्ञान हमें होगा। तो इसलिए बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है कि अपने आप से बात करें। और चैप्टर इस तरह से पूरा समाप्त हो गया। लंबा थोड़ा सा हुआ लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर लिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। क्योंकि इसमें कितने लोगों के बीच असल बातचीत होता है, 2 के बीच में क्या होता है, 3 के बीच में क्या होता है, 4 के बीच में क्या होता है, या 4 से उससे अधिक क्या होता है।
दो बूढ़े किस प्रकार बात करते हैं, दो बुढ़ियाँ किस प्रकार बात करते हैं, दो सहेलियाँ किस प्रकार बात करते हैं, दो जो क्लास में पढ़ने वाले छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वे किस प्रकार बात करते हैं। ठीक है, इस सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया। इससे बहुत सा ऑब्जेक्टिव आपको निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा फास्ट इसमें हम पढ़ाए हैं, और क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि एक ही चैप्टर में सारी चीज़ों को कवर करें। तो इसका ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें आपको हम इसी चैनल पर आपको डाल देंगे, और जहाँ आपको त्रुटि हुई होगी तो उसमें हम पुनः सुधार करते रहेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ भी मेरा बोलते बोलते कभी कभी फंस जा रहा है, क्योंकि दिक्कत हो रहा है कैमरा के सामने बोलने में। तो उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे।